जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था माथे में सिंदूर भरना हानिकारक। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मानव अंगों का घृणित व्यापार बंद हो। आलू, मटर, टमाटर, गोभी आदि के बाजारों में बिकने की बात तो अब तक देखी सुनी जाती रही है। इसमें विचित्रता भी नहीं, यह सामान्य बात है। किंतु जब मानवीय अंग अवयवों का क्रय विक्रय होने लगे तो इसे गंभीर मामला माना जाना चाहिए, साथ ही अनैतिक और अमानवीय भी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया द्वारा एक वर्ग द्वारा पैसे के बल पर गरीबों का शोषण और उन्हें अपनी मौत मरने के लिए बाधित किया जा रहा है। यहाँ कहने का आशय यह कदापि नहीं है कि किसी जरूरतमंद की सेवा सहायता एवं अंगदान द्वारा जीवन रक्षा करना बुरी बात है। नैतिकता की सीमा के भीतर ऐसा करना अनुचित भी नहीं है। किंतु सवाल यह है कि ऐसा कितने व्यक्ति हैं जो स्वेच्छा से परमार्थ परायण के भाव से प्रेरित होकर ऐसा करना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में ऐसे प्रकरणों में दाता की विवशता और कंगाली ही प्रकाश में आती है। बस यहीं से इस अमानवीय कृत्य की शुरुआत होती है। इससे पूर्व अंग अवयवों का अभावग्रस्तों को दान वसीयत नामे के माध्यम से मृत्युपरांत पूर्णतः परमार्थ की दृष्टि से किया जाता था, जो निसंदेह नैतिक भी था और मानवीय भी। जो शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाना है और सड़ गलकर नष्ट हो जाना है, उससे यदि किसी व्यक्ति की जीवन रक्षा हो जाए तो दिवंगत होने वाले को इनमें क्या आपत्ति हो सकती है। जीवन के अंतिम क्षणों में उसका पवित्र कार्य उसे यह संतोष प्रदान करने के लिए काफी होता है कि जीते जी भले ही नहीं किसी की सेवा सहायता न कर सका हो, पर मौत के बाद तो वह ऐसा कर ही सकेगा। दूसरे किसी मरणासन्न को जीवन दान देकर पुण्य परमार्थ का भागी बनता है, सो अलग। किंतु जब जीवित अवस्था में ही मानवीय अंगों का व्यापार होने लगे तो इसे दुर्भाग्य कहना चाहिए और आज की तथा कथित सभ्य समाज के सिर पर काले कलंक का टीका भी। सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि अपने देश के बड़े बड़े शहरों के अस्पतालों में रिक्शा चालक, मजदूर, गरीब, किसान, कुली जैसे निर्धन तबके के लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। पूछने पर पता चलता है कि यह रक्तदाताओं की पंक्तियां हैं जो अपनी छोटी कमाई के अतिरिक्त विभिन्न अस्पतालों में मोह में अनेक अनेक बार रक्तदान द्वारा अर्थोपार्जन करते और परिवार की गाड़ी किसी प्रकार खींचते घसीटते जीवन गुजारते हैं। यह व्यापार यहीं तक सीमित होता तो संतोष की सांस ली जा सकती थी, किंतु जब व्यक्ति अपने वृक्क, किडनी, त्वचा के टुकड़े, आंख, कॉर्निया, प्लेसेंटा, ऊतक जैसे महत्वपूर्ण अंग अवयवों को जीवित रहते ही आलू गोभी की तरह बेचकर पैसा कमाने और अर्थोपार्जन का साधन मानने लगे तो इसे क्या कहा जाए? दुर्भाग्य, दुर्विपाक, अथवा उस समाज व्यवस्था को दोष दिया जाए जिसने लोगों को अमीर गरीब के दो खानों में बांट दिया। संपन्न लोग तो पैसों के बल पर विलासिता के साधन जुटाते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबों को अभावग्रस्तता की स्थिति में ही भली प्रकार एक जून का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसी दशा में उनके पास दो ही विकल्प शेष रह जाते हैं, या तो आत्महत्या कर लें अथवा जीने के लिए कोई ऐसा उपाय उपचार अपनाएं जिससे अधिक नहीं तो कम से कम मौलिक आवश्यकताओं की भली भांति पूर्ति होती रह सके। आज नौकरी पाना तो जमीन आसमान के गुलाबे छानने की तरह है। महंगाई सर पर चढ़कर बोल रही है, जिसमें छोटी पूंजी से कोई वाणिज्य व्यापार भी संभव नहीं। ऐसी स्थिति में जीवित अंग अवयवों का विक्रय कर अपना जीवन यापन करना उनके लिए अस्वाभाविक भी नहीं लगता। प्रति वर्ग इंच त्वचा के लिए उन्हें 300 रुपए प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े शहरों में आज गुर्दे 50,000 रुपए तथा आंख 80,000 रुपए की बिकती है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण के दौरान कई ऐसे व्यक्ति भी प्रकाश में आए हैं जो पैसों के लिए अपना एक हाथ, कान एवं यहाँ तक एक टांग भी बेचने के इच्छुक थे। हो भी क्यों नहीं, क्यों इससे उन्हें इतना धन प्राप्त हो जाता है जो उन्हें उन्हीं के कथनानुसार 3 जन्मों में भी इतनी संपदा इकट्ठी करने की उनकी सामर्थ्य नहीं। ऐसी दशा में इस व्यवसाय का फूलना फलना स्वाभाविक ही है।
एक अध्ययन के अनुसार सन 83 में 60 और सन 85 में 600 से बढ़कर वृक्क किडनी व्यापार अब इतना बड़ा हो चुका है कि प्रतिवर्ष 2000 तक ऐसे जीवित वृक्क खरीदे बेचे जाते हैं। इसी के साथ अन्य अंगों के क्रय विक्रय में भी तेजी आई है। वैसे तो यह व्यापार विभिन्न राज्यों के कलकत्ता, बंबई, नडियाद, पुणे, मद्रास, बेंगलोर, जयपुर, मदुरई जैसे सभी छोटे बड़े शहरों में चल रहा है, किंतु महाराष्ट्र को इसका भक्का कहा जाता है। तमिलनाडु का एक कस्बा है विलिवक्कम। यहाँ यह धंधा इतनी तेजी से चल पड़ा है कि लोगों ने इसका नाम बदलकर किडनी वक्कम, किडनी सेल्डम रख दिया है। इस प्रकार के व्यापार के लिए भारत विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसी अन्य देश में ऐसा व्यापार चलता हो, इसकी कोई सूचना नहीं है। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार होंडुरास और ब्राजील के बच्चे इसी प्रयोजन के लिए दूसरे देशों को बेचे जाते हैं, पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। भारत में इस अनोखे धंधे का प्रारंभ विदेशों से हुआ। आरंभ में भारतीय विक्रेता अपने अंग विदेशों में जाकर एजेंटों के माध्यम से बेचते थे, पर जब वहां ऐसे ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी गई, तो अब ऐसे जरूरतमंद लोग विदेशों से भारत की ओर आने लगे। सर्वेक्षण में देखा गया है कि खाड़ी देशों के निवासी वृक्क प्रत्यारोपण के लिए प्रायः बंबई और सिंगापुर एवं थाईलैंड के निवासी मद्रास आया करते हैं। ऐसी बात नहीं कि विदेशों में अंग प्रत्यारोपण कार्य नहीं होता, पर भारत और उनमें मौलिक अंतर यह है कि उनमें मृतकों के अंग प्राप्त किए जाते हैं और रक्त बैंकों की तरह अन्य अंगों के लिए भी समुचित अंग बैंक स्थापित किए गए हैं, किंतु भारत में अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी है। सन 80 से पूर्व तक यहाँ भी अंग प्रत्यारोपण के लिए अंग प्राप्ति का कार्य मृतकों व एवं जीवित व्यक्तियों में सिर्फ रोगी के निकट संबंधियों तक ही सीमित था, पर इसके बाद जब शक्तिशाली इम्यून प्रतिरोधी दवाओं का आविष्कार हुआ, तो इनके प्रयोग से गैर सगे संबंधियों से प्राप्त अवयवों को रोगी के इम्यून सिस्टम द्वारा अस्वीकार करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगा पाने में सफलता प्राप्त कर ली गई। इस प्रकार दूसरे लोगों के भी अवयवों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण अन्य लोगों में किया जाना संभव हो गया। बस यही से इस घृणित व्यापार की शुरुआत हुई। वैसे पैसे की दृष्टि से देखा जाए तो रोगी अंग क्रय से कोई आर्थिक लाभ में रहता हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 50,000 रुपये एक जीवित वृक्क को खरीदने में खर्च आता है। इसके अतिरिक्त 60 से 70,000 ऑपरेशन का खर्चा, इसके बाद करीब 3 वर्ष तक 3,000 प्रति माह के हिसाब से दवाओं का खर्च। इस प्रकार कुल 2 लाख से ऊपर का व्यय पूरी प्रक्रिया में आ जाता है। इतने रुपए में डायलिसिस जैसी मशीनों से भी गुर्दे का काम लिया जा सकता है। फिर दूसरे व्यक्ति का जीवन खतरे में डालने का कोई औचित्य रह नहीं जाता और दाता की मृत्यु का दोष सिर पर ढोने के पाप से भी बचा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशनों में लापरवाही के कारण कई बार अंग विक्रेताओं की मौत तक होती देखी गई है। ऐसी दशा में प्रश्न उठता है कि उन निरीह मौतों और घृणित व्यापार के लिए दोषी कौन है? डॉक्टर, विकसित चिकित्सा विज्ञान, अथवा पैसे के बल पर जीवन खरीदने वाले तथाकथित संपन्न व्यक्ति या दलाल? आरोप चाहे जिसके सिर पर मढ़ दें, पर मूल कारण वहां से आरंभ होता है जहां हम संवेदना पक्ष की उपेक्षा अवहेलना कर निष्ठुरता पूर्वक निर्णय लेते हैं। तब मानवीय अंगों को निकालकर प्रत्यारोपण करना भी एक यांत्रिक प्रक्रिया हो जाती है। विज्ञान के विकास को अभी कई मंजिलें पार करनी है। उसे तो प्रगति करनी चाहिए, पर संवेदना की नकेल भी उससे पहननी होगी, तभी यह घृणित व्यापार रुकेगा। करुणा भाव संवेदना के शुष्क हो जाने से आज समाज में एक शोषक संपन्न तथा दूसरा शोषित निर्धन दुर्बल वर्ग पनपा है। सभ्यता का तकाजा यही है कि संपन्नता एवं बुद्धि कौशल के सहारे असहायों को और दुर्बल विपिन्न बनाने की बजाय उन्हें समर्थ सशक्त आधार दिया जाए। एक सार्वभौम नीति बने जिसमें पीड़ित पक्ष के लिए, चाहे वह अमीर हो अथवा गरीब, एक सुनिश्चित रूपरेखा निर्धारित हो। चिकित्सक अपनी आचार संहिता का पालन करें व मानवीय अंगों के व्यापार को पोषण न देकर आवश्यकता के अनुरूप नूतन अनुसंधान करें। आध्यात्म इसी नीति पर चलकर प्रगति करने की सम्मति सदा से देता रहा है।
तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा जो मानवीय अंगों का घृणित व्यापार हो रहा है, लोग पैसे की वजह से अपने अंग बेच रहे हैं या किसी को बहला फुसला के उसके अंगों को बेच देते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। इसके लिए ये बहुत ही घृणित है, इसे रोका जाना चाहिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इसे खरीद रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो अंग आते हैं वो ऐसे ही डोनर होते हैं जिनको गलत तरीके से उनके अंगों को लिया जाता है। कोशिश करें कि हम सभी जागरूक बने और इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में सहयोग ना दें और अपना अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।